हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो हमारा थर्ड है, यानी कि जो हमारी थीम थर्ड है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य है जो 3 कॉन्टिनेंट्स को घेरे हुए था। और ये 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? आपका एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है, और ये एम्पायर कौन सा है? आपने जो रोमन एम्पायर के बारे में सुना होगा ना, हम बेसिकली उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पूरा वास्ट स्ट्रेच टेरिटरी थी, यानी कि बहुत ही बड़ी टेरिटरी थी जो कि यूरोप में इंक्लूडेड है, यूरोप में थी। ठीक है, अगर आप इसके बारे में देखोगे और तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, यानी कि आप इस चैप्टर में पूरा पढ़ने वाले हो कि किस तरह से इनके पास लैंड थी, कौन सी यूरोप की जो फर्टाइल लैंड थी, क्रिसेंट वाली, जो नॉर्थ अफ्रीका था वो, और जो यूरोप का एरिया था वो। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं हम इसे, जो हम समझ लें अच्छे से। तो देखो, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो आप एक बार नाइल रिवर देख लो। नाइल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली नाइल रिवर है जो यहाँ है, थोड़ा आपको बड़ा सा देखने को मिलेगा यहाँ पे नाइल रिवर। ठीक है, बाकी ये वाला जो एरिया है एशिया वाला, यहाँ पे यूरोप वाला, इटली वाले तक को भी टच करता था ये रोमन एम्पायर। ठीक है, आपका अफ्रीका और यहाँ पे एशिया, इनकी इस वाले एरिया में क्या था? हमारा रोमन एम्पायर था। स्पेशली हम नाइल रिवर के पास से देखेंगे। हमारा मैप हमारी बुक वाला भी है, वो हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हमने मैप में देखा कि कहाँ है ये रोमन एम्पायर। तो इसकी एक मेन क्वालिटीज़ हम कुछ जान लेते हैं। तो क्या है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे तरह के सोशल ग्रुप्स रहते थे एक साथ, और इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता था? इतने बड़े एम्पायर को पॉलिटिकल फोर्सेस करती थी। आप पढ़ोगे कि 3 प्लेयर्स थे यहाँ पे। सेनेट, यानी कि एक तरह से उस समय की संसद, लेकिन वो चूजन नहीं थी, लाइक लोगों ने उन्हें इलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, खुद राजा, बल्कि राजा ही कोर पावर था, सेनेट नाम के लिए ही थी एक बार के लिए। ठीक है, और आर्मी, ये 3 प्लेयर्स थे मेन। ठीक है, जो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा इनका लोकल कल्चर, लैंग्वेज, इन सब का बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिच थे अपने कल्चर में, लैंग्वेज में, सबको वैल्यू दी जाती थी। आप देखोगे कि ईस्ट में अलग लैंग्वेज बोली जा रही है तो देश के वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग है तो साउथ में अलग, ऐसे इतनी सारी लैंग्वेजेस में बोली जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे स्लेव लेबर होता था, यानी कि इतने सारे कामों के बाद भी यहाँ पे नौकर कौन से थे? स्लेव लेबर थे, यानी कि दास प्रथा थी आराम से। अगर आप देखोगे फ्रीडम के बाद कुछ पर्सन्स की फ्रीडम को डिनाई कर दिया जाता था कि तुम्हें फ्रीडम नहीं है। अगर आप बात करोगे वुमेन्स की, तो वुमेन की जो स्थिति थी वो स्ट्रॉन्गर है उस टाइम पे, रोमन टाइम पे स्ट्रॉन्गर है। किससे? आज के भी कुछ कंट्रीज से, यानी कि आज के भी कुछ कंट्रीज़ के में वुमेन्स के पास इतना राइट नहीं है जितना रोमन एम्पायर में था। ठीक है, अब हम वो देखने वाले हैं कैसे। अब आप देखोगे कि वेस्ट का थोड़ा सा पार्ट छीन लिया गया बाद में रोमन एम्पायर से, उसे बहुत सारे गृह युद्ध और बहुत सारे बाहरी युद्ध का सामना करना पड़ा बाद में। ठीक है, लेकिन आप जानोगे कि जहाँ पे भी वो रहा, ईस्टर्न हाफ में जो रहा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समृद्ध रहा ये पूरा। ठीक है, पूरे जो चैप्टर है ये इसी पे है कि कैसे उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, अर्बन और रिलीजन ट्रेडिशंस उसके कैसे कैसे थे, हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप इसका पूरा कंप्लीट वो देख लेंगे। तो ये क्या है? पेपायरस स्क्रॉल है। अब ये पेपर का पेपर था जो उस टाइम यूज़ किया जाता था लिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। कि जो रोमन हिस्टोरियंस है ना, उनके पास बहुत सारा रिच कलेक्शन है किसके? सोर्सेज के, यानी कि जो रोमन इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं। क्या क्या है? बेसिकली 3 तरह के कलेक्शन है। पहला है टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। और ये टेक्स्ट किस चीज़ के हैं? ये टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं हिस्ट्रीज जो कि लिखी गई थी उस टाइम पे, यानी कि समथिंग एनुअली मतलब कुछ जो एक साल में एक बार लिखा जाता हो, जो साल दर साल लिखा जाता हो। ठीक है, 365 डेज़ के टाइम पीरियड के बाद लिखा जाता हो। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि डॉक्यूमेंट नहीं कहो, एक तरह की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रीज थी जो वहाँ के लोग लिखते थे। ठीक है, और खासकर कौन लिखते थे? मतलब क्या क्या लिखा जाता था? लेटर्स लिखे जाते थे, स्पीचेस लिखे जाते थे, लॉज लिखे जाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स बेसिकली उस काम के लिए होते हैं जितने भी मेनली इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हमें, यानी कि जो पत्थर पर गुदावा मिलता है वो तो हमें पता ही है। और डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के होते हैं? पेपायरस के। और ये पेपायरी क्या है? जो आपको ऊपर ये स्क्रॉल्स जो हम फोटो भी देखने वाले हैं उसमें, ये क्या होता है? एक तरह का पेपर होता है पेपायरस कलर, मतलब पेपायरस एक तरह का पेपर बनाया जाता है। किसका? ईख जैसा प्लांट होता है, जैसे ईख का प्लांट होता है ना, ऐसे ही इसका प्लांट होता है और उससे निकाल के ऐसा पेपर बनता है। ठीक है, और उसके बाद उस पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं सब। ठीक है, ये देखो, ये जो रोल है ये उससे, ये पेपायरस के रोल्स हैं। ठीक है, इस पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे जाते हैं अच्छे से। और अगर आप देखोगे ये कहाँ मिलता है ये वाला पौधा? ये नील नदी के पास मिलता है, इजिप्ट में। हमने अभी नील नदी देखी है, वहाँ पे राइटिंग मटेरियल लिखा जाता है, पूरा एवरीडे लाइफ के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जितने भी पेपायरस पे लिखे जाते हैं उन्हें और इन्हें लिखता कौन है? इन्हें लिखते हैं जो स्कॉलर्स, उन्हें कहते हैं पेपायरोलॉजिस्ट, यानी कि जो इसके ऊपर पेपायरस पेपर पर लिखते हैं। इसके अलावा तीसरे जो सोर्स है वो था मटीरियल रिमेन्स का, यानी कि जो बची कुची चीज़ें हैं। वो बची कुची चीज़ें क्या क्या हैं? वो सारी चीज़ें हैं जैसे आर्कियोलॉजिस्ट की डिस्कवरी में हमें जो मिलता है, जैसे क्या
क्या खोदने के बाद जो चीज़ें मिली हैं, फील्ड के सर्वे के से जो चीज़ें मिली हैं, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर, पोट्री, कॉइन्स यानी कि सिक्के वगैरह, और ये मॉसिक्स क्या होता है, एक तरह की जो क्या कहते हैं, एक तरह का डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, ठीक है, पच्चीकारी आपने सुना होगा, एक तरह का पैटर्न होता है ये। तो उस तरह की वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी वहाँ पे। और लैंडस्केप के हवा से लिए गए फ़ोटोज़, जैसे एरोप्लेन से फ़ोटोज़ लेते हैं ना ड्रोन की मदद से, ठीक है, तो ऐसे लोग इन्होंने जो फ़ोटोज़ लिए हैं उससे वो हिस्ट्री का पता लगाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें रोमन एम्पायर की। जब हम बात करेंगे तो बेसिकली हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो 2 पावरफुल एम्पायर्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जो यूरोप को, नॉर्थ अफ्रीका को और मिडल ईस्ट को रूल कर रहे थे। कौन कौन से, ये कौन कौन से थे, एक तो ईरान था और एक रोम था। और ये रोमन और ईरान कब से रूल कर रहे थे, जो मतलब बर्थ ऑफ क्रिस्ट से पहले से लेके 7th सेंचुरी तक, मतलब लगभग 630s तक, यानी कि कई सालों तक इन्होंने रूल किया है। और ये कहाँ है, पूरा रोमन और ईरानियन का इलाका अगर हम देखें तो ये आपस में प्रतिद्वंदी थे, एक तो हमेशा लड़ते रहते थे एक दूसरे के खिलाफ इतिहास में हमेशा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा ईरान के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के बारे में तो जानना पड़ता ही है, ठीक है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। और अगर आप बात करो कि ये सब कहाँ है, यानी कि एम्पायर कहाँ होता है, एम्पायर कहाँ है, तो एम्पायर बिल्कुल एक दूसरे के सटे हुए हैं इनके, ईरान के और रोम के। और क्योंकि इनके में लड़ाई होती रहती है तो बाउंड्रीज भी इतनी फिक्स नहीं है, कभी कभी उल्टे सीधे हो जाती है, यानी कि कोई लैंड इसमें चला गया, कोई लैंड इसमें। जैसे आप अब देखोगे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख और कश्मीर का जो मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो इलाका है, वो क्या होता है, अगर युद्ध हो जाए तो हमने फिर से अगर अपना इलाका जीत लिया तो जो जम्मू कश्मीर का वो वाला पार्ट है वो फिर से हमारे में आ जाएगा। तो ऐसे ही लैंड इनकी थी, कुछ डिस्प्यूटेड लैंड चलती रहती थी। आप देखोगे रिवर यूफ्रेट्स, इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से आप पूरा रोमन एम्पायर को देखोगे और उसके दुश्मन ईरान को भी देखोगे। हम मैप में अच्छे से समझाने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। पता चलेगा कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं यूरोप के, अफ्रीका के, वो सेपरेट है, सी से सेपरेटेड है, जिसे हम मेडिटेरियन सी कहते हो, ठीक है। और वेस्ट में तो स्पेन है और ईस्ट में सीरिया है। बीच वाला जो समुद्री इलाका है उसे मेडिटेरियन कहते हैं। और रोम डोमिनेट करता है किस साइड, दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। नॉर्थ की जो बाउंड्रीज होती हैं वो किससे, मतलब पूरा एम्पायर किस पे, 2 ग्रेट रिवर्स, राइन रिवर और डैन्यूब से घिरी हुए हैं। और साउथ वाला जो पूरा एक्सपांशन है वो सहारा डेजर्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। ये पूरा रोमन एम्पायर है, यानी कि आप यूरोप को देख लो, अफ्रीका को देख लो और इसे किसे, साउथ ईस्ट एशिया को देख लो, ठीक है। अगर आप ईरान की बात करोगे तो ईरान के कंट्रोल में क्या है, थोड़ा सा कैस्पियन सी का साउथ में आता है ये, ठीक है। और इसके अलावा ईस्टर्न अरेबिया तक ये अपना कवर करता है, थोड़ा सा अफगानिस्तान का भी इलाका अपने ऊपर रख लेता है। ये जो सुपर पावर्स हैं ये पूरी दुनिया को एक तरह से डिवाइड करती हैं बीच से, ठीक है। तो इसलिए जो चाइनीज़, इसे क्या कहते हैं, ताजियान, यानी कि ग्रेटर चाइना, यानी कि रफली द वेस्ट, यानी कि वेस्ट को डोमिनेट करती हैं, यानी कि डिनोट करते हैं। अगर आप देखोगे इस मैप में तो आप देखो, आप बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी आपको बहुत बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है जिसपे ज़्यादातर इलाका किसका है, रोम का है। सहारा डेजर्ट ये है नीचे की साइड में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मोरक्को है, ठीक है। ये वाला इस बाद में इलाका स्पेन बना था, ये स्पेन है, ठीक है। इस साइड वाला इलाका सीरिया वाला है, ठीक है। ऊपर देखोगे जो रोम है, नेपल्स है, ये वाला जो इलाका है ये सारा भी हमारा किसका है, ये जो डैन्यूब रिवर आ गई है ऊपर, ये पूरा इलाका भी रोमन एम्पायर में है। तो ये पूरा ऐसे रोमन एम्पायर है, ठीक है। और अगर आप ईरान की बात करोगे तो चलिए अब हम कैस्पियन सी देख लेते हैं। ये देखो अब आप यहाँ पे, ये रहा आपका कैस्पियन सी, और ये जो कैस्पियन सी है यहाँ पे ये रहा ईरान, ठीक है। लेकिन ईरानी इलाका पहले सिर्फ इतना सा नहीं था, ठीक है। ईरान का इलाका मेन अब ये यहाँ पे है, लेकिन पहले ये अफगानिस्तान, ये जो ऑरेंज कलर का ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, इसको भी कवर करता था और थोड़ा सा अरेबिया को भी टच करता था, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया ईरान का था और यहाँ से बिल्कुल लग के ही किसका इलाका था, रोम का था। इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता था। चलो आगे चलते हैं। तो चलो अब हम देखने वाले हैं द अर्ली एम्पायर। अर्ली एम्पायर क्या मतलब, जो रोमन एम्पायर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा टाइम पीरियड इनका, अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर, ठीक है। और बीच का जो पार्ट है वो 3री सेंचुरी वाला जो पार्ट आ जाता है ना, लगभग 200 वाले जो सन की बात करोगे तो ये वाला जो सन हो जाता है ये एक तरह से बीच का रफ पॉइंट है। 200 से इधर वाले जो सन है वो एक तरह से लेट एम्पायर में आएंगे और 200 से पहले वाले अर्ली एम्पायर्स में आएंगे। तो अभी हम अर्ली एम्पायर के बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। जो मेजर डिफरेंस था दोनों में, सुपर पावर जो थी यानी कि ईरान और जो रोमन थी, उन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या था। जो ईरान था वो बहुत ज़्यादा सिंगल ही अप्रोच का था, यानी कि उसका जो कल्चर था वो एक तरह का ही था, और रोम का कल्चर बहुत ज़्यादा डाइवर्स था। ऐसे ही कुछ आपको क्या दिखेंगे, कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। तो चलो, तो दोनों सुपर पावर्स थी। इसमें क्या है कि जो ईरान के कंपेयर में जो रोमन था वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर का था, ठीक है। जो डायनेस्टीज़ थी ईरान में जिन्होंने रूल किया वो कौन थी पार्थियंस और ससानियंस, ठीक है। और अगर हम रोमन की बात करें तो रोमन में क्या था कि एक टेरिटरीज़ का इनके पास पूरी पच्चीकारी थी, यानी कि बहुत सारी टेरिटरीज़ का एक जुड़ाव था इनका, ठीक है। कोई एक रूल नहीं करता था यहाँ पे,
ठीक है। बेसिकली करता तो एक ही था, एक ही आप नाम सुनोगे ऑगस्टस का, ठीक है। लेकिन इसमें टेरिटरीज बहुत सारी थी, तो बहुत सारे चीफ भी बनाए गए थे इनमें, यानी कि सरकार बटी हुई भी थी। इनके जो गवर्नमेंट का सिस्टम था बेसिकली थोड़ा बटा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है, लेकिन बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लैटिन और ग्रीक भाषा का ही यूज़ किया जाता था, ठीक है, क्योंकि एक भाषा ज़रूरी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जिससे सब एक दूसरे की बात समझ सकें। अगर आप उसके बाद बात करो जो अपर क्लास थी यहाँ की, किसकी, रोमन की, वो ईस्ट वाली जो थी, यानी कि इस साइड वाली जो है, वो क्या बोलती हैं, वो लिखती और बोलती हैं ग्रीक को, ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात करोगे तो यहाँ के लोग लेटिन बोलते हैं। अगर आप बाउंड्री की बात करोगे, बॉर्डर्स की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वहाँ पे मेडिटेरियन सी के, तो अफ्रीकन प्रोविंस के जो लोग हैं, इनके नीचे वाले लोग क्या बोलते हैं, लेटिन स्पीकिंग है, और जो सिरेनिका वाले लोग हैं वो ग्रीक स्पीकिंग है। तो अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये आपको ये बताना चाह रहा है। अब क्या है, भले ही बहुत सारी भाषाएं क्यों ना हों, लेकिन उनका जो राजा था वो एक ही था, ठीक है, भले ही वो कहीं भी रहें, कोई भी भाषा बोले, ठीक है, तो लीडर उनका एक ही था। और बहुत सारी, बस ये कह दो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में भले ही डिवाइडेड हो। अब देखो ये जो प्रिंसिपेट वाला आइडिया है, द रिजाइम स्टैब्लिश्ड बाय ऑगस्टस द फर्स्ट एम्परर इन 27 BC वाज कॉल्ड द प्रिंसिपेट, यानी कि जो ऑगस्टस ने इस्टेब्लिश किया था क्रिस्ट के जन्म से 27 साल पहले, ठीक है, उसे हम प्रिंसिपेट का सिस्टम कहते हैं। और ये जो ऑगस्टस था, ठीक है, वो सोल रूलर था, वैसे तो इकलौता रूलर था, लेकिन अथॉरिटीज़ के पास सिर्फ मतलब यही एक अथॉरिटी वाला पर्सन नहीं था, यानी कि ये राजा तो था लेकिन कोई राजा कहता नहीं था। अब ऐसे कैसे, अब मान लो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कहने के लिए सुप्रीम राजा है देश का, लेकिन सारी पावर उसके हाथ में नहीं है। अगर आप ऐसे ही सेनेट, इसमें ऐसे ही क्या था, सेनेट था, जैसे हमारी संसद है, इनके यहाँ पे सेनेट थी। जैसे हम अपने जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे ही इसे कहा जाता था लीडिंग सिटीजन, यानी कि प्रिंसेप्स इन लेटिन भाषा में अगर कहोगे तो प्रिंसेप्स, वैसे लीडिंग सिटीजन यानी कि सिटीजन्स में सबसे ऊपर, जो कि एब्सोल्यूट रूलर नहीं था। अब वो नहीं था तो क्या था, इनके पास क्या थी, एक सेनेट थी। सेनेट क्या होती थी, एक ग्रुप होता था, सभा होती थी लोगों की, जो ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, उनके लोग आते थे, वो सेनेट बनाते थे, ठीक है। रोमन एम्पायर पहले क्या था, रिपब्लिक था। रिपब्लिक कैसे था, आप देखोगे कि वो रिपब्लिक था, बाद में ऑगस्टस ने उसे हराया था, मतलब तख्ता पलट करके अपना शासन चलाया था। और काफ़ी जो सेनेट लोग थे वो चाहते थे कि फिर से हमारा देश रिपब्लिक बन जाए, लेकिन अब वो बेसिकली पॉसिबल था ही नहीं, फिर से वो रिपब्लिक नहीं बन सकते थे, क्योंकि अब राजा का उसमें रूल आ गया था, ठीक है। ये जो बॉडी थी किसकी, सेनेट की, एरिस्टोक्रेट्स को ही रिप्रेजेंट करती थी। वेल्थिएस्ट रोमन परिवार था, ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स थे। अगर आप बेसिकली देखोगे, अगर आप रोमन हिस्ट्रीज को खोल के देखोगे तो ग्रीक लोग और लेटिन भाषा में लिखा गया है कि जो लोग थे जो लिखते थे ज़्यादातर, ये इसी बैकग्राउंड के होते थे। तो आपको जहाँ पे भी इसका हिस्ट्री पता चलेगा ना, तो आपको सेनेट बहुत बेचारे नजर आएंगे, ठीक है। जैसे सेना पे से कंट्रोल नहीं होता था, सेनेट डरता था कि सेना उन्हें कहीं हार्म ना पहुँचा दे। तो आप ये ध्यान रखना हमेशा कि सेनेट लोगों ने ही इतिहास लिखा था वहाँ का, तो वो अपने बारे में तो अच्छा ही अच्छा बताएंगे। तो एक तरह से ये पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखना, ठीक है। तो जज किया जाता था राजा को, उसका बिहेव कैसा है सेनेट की तरफ। अगर सेनेट की तरफ उसका बिहेवियर अच्छा है, सेनेट की वो बात मानता है, सब सही है, तो राजा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर राजा ने सेनेट की बात टाल दी तो राजा बहुत ज़्यादा क्रूल हो जाएगा, राजा बहुत ज़्यादा दोषीला, उसे ब्रूटैलिटी और वायलेंस का शिकार करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो रिपब्लिक चाहते थे कि रिपब्लिक फिर से आए, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं आ सकता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा वो उन्होंने खोल के बता रखा है कैसे कैसे कि जो रिपब्लिक वाज द नेम ऑफ अ रिजाइम, एक ऐसे शासन के नाम को रिपब्लिक कहा गया है जिसमें पावर थी सारी सेनेट के हाथ में, ठीक है। ये बॉडी बेसिकली डोमिनेट करती थी और वेल्दी फैमिलीज की क्या ही एक ग्रुप होता था, ठीक है। जो रिपब्लिक थी यहाँ की वो रिप्रेजेंट करती थी नोबेलिटी, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सेनेट कहते थे। लेकिन 509 BC यानी कि जन्म से 509 BC जब से 27 BC तक ये काम था। बाद में ऑक्टेवियन ने जिसने अपना नाम बाद में ऑगस्टस कर लिया, किसे हरा दिया था, जूलियस सीजर को हरा के अपने आप को राजा बना दिया था। और जूलियस सीजर के शासन में क्या था, सेनेट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, सेनेट ही बहुत ज़्यादा पावर रखती थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, बाद में मतलब पहले यहाँ पे क्या था, रिपब्लिक था, उसके बाद में क्या हुआ, ये ऑगस्टस ने पूरा राज्य पलट कर दिया और अब वो राजा बन गया 27 BCE, यानी कि जो क्रिस्ट के जन्म से 27 साल पहले। जो सीनेट की मेंबरशिप होती है वो लाइफ टाइम होती है और उसके बर्थ के साथ ही उसकी ऑफिस होल्डिंग खत्म होती है और उसके बच्चे को ऐसे ही मिल जाती है, ठीक है। एम्परर और सीनेट के बाद जो अदर की थी यहाँ की, वो थी आर्मी। आर्मी की अगर आप बात करें तो पर्शियन एम्पायर में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ये कॉन्स्क्रिप्टेड थी। कॉन्स्क्रिप्टेड क्या होता है,
कॉन्स्क्रिप्टेड वो आर्मी होती है जिसमें कि मिलिट्री जो सर्विसेज होती है ना वो ज़बरदस्ती करवाई जाती है, ठीक है, और हर किसी को फोर्सफुली कहा जाता है कि भाई तुम आर्मी में रहोगे ही रहोगे। लेकिन जो रोमन एम्पायर की अगर आप आर्मी देखोगे तो ये प्रॉपर सैलरी बेस्ड आर्मी थी, जैसे आज आप इंडिया में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, हर कंट्री में देखते ही हो, ठीक है। यहाँ का जो एक ऑफिसर था वो 25 साल तक ही सर्विस में रह सकता था, वो पेड आर्मी थी, ठीक है, अच्छे से उन्हें पैसे वगैरह मिलते थे। लार्जेस्ट सिंगल बॉडी थी जो कि ऑर्गेनाइज थी, यानी कि इतनी बड़ी बॉडी, सबसे बड़ी यही बॉडी थी जो ऑर्गेनाइज बॉडी थी। सेनेट इससे छोटी ही थी नंबर्स में, ठीक है। अगर आप बात करोगे 4th सेंचुरी में लगभग 600,000 लोग इसमें थे। जो पावर थी ऑब्वियसली एम्परर की इसकी वजह से ही थी, ठीक है। और कभी कभी हमने देखने को मिला है कि क्योंकि इन्हें वेजेस दी जाती थी, सैलरीज वगैरह थी, तो कभी कभी इनके बीच में विरोध की स्थिति भी आ जाती थी, क्योंकि ये राजा से डिमांड करते थे कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे वेजेस बढ़ाओ, ठीक है। कभी कभी ये जो आंदोलन होते थे छोटे छोटे म्यूटनीज में, इनकी विद्रोह में तब्दील हो जाते थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन जनरल स्टार्टिंग के 2 दशक तक, यानी कि 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी में आप देखो इतने दंगे नहीं हुए थे, इतने कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन 3rd सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई थी। अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। सीनेट भी आर्मी से डरता था, क्योंकि अगर आर्मी ने कभी वायलेंस कर दिया ना तो फिर देश को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को भी अब लोगों पर ज़्यादा टैक्स लेना पड़ता था लोगों से, क्योंकि उन्हें आर्मी के पैसे बढ़ाने पड़ते थे। क्योंकि अगर आर्मी ने ही दंगे कर दिए ना तब तो सब खत्म ही हो जाएगा ना। जब आर्मी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज बॉडी है तो उन्हें ध्यान देना पड़ता था कि आर्मी को प्रॉपर पैसे दिए जाएं, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो जो एम्परर, एरिस्टोक्रेसी और जो आर्मी थी, ये तीनों मेन प्लेयर्स थे। मैंने आपको पहले भी बताया। इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें एम्परर की तो वो आर्मी को कंट्रोल करता था, लेकिन जो सीनेट था उसके पास कोई, मतलब इतना बाद में क्या हुआ था कि सीनेट का कंट्रोल आर्मी के ऊपर से हटा दिया गया था, ठीक है। जो राजा था वो फैमिली के डिसेंट, यानी कि जो वो था वंश चला आ रहा था, उसी के बेसिस पे चलता था, चाहे वो नेचुरल बेटा हो चाहे वो अडॉप्टिव हो, यानी कि चाहे वो भगवान ने दिया हो, लाइक उनका नेचुरल हो, या फिर उन्होंने अडॉप्ट कर रखा हो, ठीक है। और आर्मी भी उसे स्ट्रांगली मानती थी, इस प्रिंसिपल को अच्छे से मानती थी, ठीक है। अगर आप बात करो फॉर एग्जांपल जो टिब्यूरिस था, यानी कि जो रोमन एम्पायर का राजा बना था ऑगस्टस के बाद, वो अडॉप्टेड था, वो मतलब वो नेचुरल नहीं था उनका, ठीक है। वो उसने दत्तक पुत्र था, जिससे उन्होंने अडॉप्ट क्यों करा, जिससे कि मेरे बाद का जो शासन है कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो कि कौन राजा बनेगा, एक राजा प्रॉपर तैयार हो जाए, तो इसलिए उन्होंने पहले ही गोद ले लिया था, ठीक है। अगर आप बात करो तो बीच में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आने लगी थी। बाद में आप देखोगे सिविल वॉर क्या होती है, जब अपने ही लोग अपने ही अंदर लड़ाई करने लगते हैं, देश के अंदर ही लड़ाई हो जाती है। तो ये जो फोटो है ऊपर मार्केट की दिखा रखी है कि ये शॉप्स हैं, और शॉप में जो ये बाद में पिलर है और जो एरिया है जाने का, ये बाद में बना है, जिससे ये दिखा सके कि रोमन एम्पायर में कितना ज़्यादा मतलब रिच कल्चर था, ये सारी चीज़ें इसलिए ये बनाई गई हैं। अगर आप इसके अलावा बात करें तो एक्सटर्नल वारफेयर बहुत ज़्यादा है, was also much less common in the first 2 centuries, यानी कि स्टार्टिंग में 1st और 2nd सेंचुरी में तो बाहर से भी लड़ाई बहुत कम ही होती थी, ठीक है। जो एम्पायर था वो इनहेरिट कर लिया गया था टिब्यूरिस में, ऑगस्टस से, यानी कि पहले ऑगस्टस था राजा, उसके बाद टिब्यूरिस बन गया था, ठीक है। उसने जब टिब्यूरिस के टाइम पे ना अब एक्सपांशन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑगस्टस ने ऑलरेडी अपने जो एरिया था उसे इतना बढ़ा लिया था कि टिब्यूरिस को ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि वो अपना एरिया और ज़्यादा बढ़ाए, ठीक है। जो ऑगस्टस एज थी उसे याद किया जाता है शांति के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी इंटरनल दिक्कतें नहीं थी, कोई मिलिट्री का कोई दिक्कत नहीं आ पाई थी, वो शांति का एज माना जाता है। लेकिन जब मेजर कैंपेन शुरू हुए थे, ठीक है, वो कब से शुरू हुए थे, लगभग 1113 से 17 के बीच, यानी कि जो अगर हम पोस्ट एम्पायर की बात करें, जो अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर था ना, लेट एम्पायर के टाइम पे थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जो एक राजा था त्रेजान करके एक राजा था, ठीक है, उसने यूफ्रेट्स जो नदी थी इनकी उस पर कब्जा करने की कोशिश करी, जो कि ऑब्वियसली असफल रहा वो, लेकिन उसने कोशिश करी तो युद्ध वगैरह स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पे। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो रोम एम्पायर था वो बना किससे था। रोम एम्पायर ने अपने अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स थे उन्हें अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया था, यानी कि पहले छोटे छोटे साम्राज्य थे उन सबको मिला के एक साम्राज्य बनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा जो नियर ईस्ट वाला एरिया था, ये नियर ईस्ट वाला एरिया कौन सा है, जब आप ईस्ट में देखोगे जो कि यूफ्रेट्स नदी के आसपास से मिलेगा रोमन एम्पायर का, उस सबको रोम ने अपने आप में कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ ऐसे राजा थे, कुछ ऐसे किंगडम थे जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे। कितने वेल्दी थे, देखो जो हेरोड्स का किंगडम था वो इतना दिखाया गया है कि लगभग वहाँ पे पर ईयर के हिसाब से कितनी उपज होती थी, 5.4 मिलियन डेनारी की उपज होती थी, जो किसके बराबर था, लगभग 125,000 किलो सोने की। सोचो हर साल 125,000 सोने के इक्विवेलेंट आपकी उपज हो रही है, ठीक है। और अगर जो दिनारिस था उसकी बात करें तो जो दिनारिस था वो रोमन का सिल्वर का कॉइन था, जो कि 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का था। अगर एक सिक्का 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर का है तो सोचो कि पूरी इकोनॉमी कितनी वेल्दी थी, ठीक। आगे चलते हैं।
और जो लोकल किंगडम्स हैं उन्हें रूल कौन करते थे? लोकल किंगडम्स को रूल करते थे जो क्लाइंट्स होते थे, यानी कि एक तरह से अपने ये कुछ अधिकारी रखते थे जो कि इस पूरे को रूल कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा इलाका था, कैसे रूल करते। और अभी हमने जो द नियर ईस्ट पढ़ा था, वो नियर ईस्ट में क्या था, उसमें वो लोग आते हैं जो रोमन मेडिटेरियन के आसपास के हैं, ठीक है, रोमन मेडिटेरियन के ईस्ट के हैं, ठीक है, और रोमन एम्पायर का सीरिया वाला इलाका, सीरिया जो आपको इस साइड मिलेगा, ठीक है, पैलेस्टीन और मेसोपोटामिया यानी कि ईरान इराक वाले इलाके की तरफ की बात हो रही है, और अरेबिया का इलाका, ठीक है। तो ये सारा नियर ईस्ट था, ठीक है, जिसे कब्जा कर लिया गया था रोमन एम्पायर ने बाद में। अगर आप बात करें इटली की, इटली एक ऐसा एम्पायर था जो जिसे टेरिटरी नहीं माना जाता था, जिसे थोड़ा स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता था इतना, ठीक है। इटली को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता था, ठीक है। अगर आप बात करें सेकेंड सेंचुरी में जो रोमन एम्पायर था वो अपने पीक पे था, उसने अपने आप को स्कॉटलैंड तक स्ट्रेच कर लिया था। स्कॉटलैंड आपको ब्रिटेन वाली साइड मिलेगा, यानी कि बिल्कुल कोने पर यूरोप के लास्ट में, वहाँ से लेके आर्मेनिया के बॉर्डर तक अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था। सहारा में तो वो था यानी कि नीचे की साइड पूरा, और यूफ्रेट्स यानी कि जो यूफ्रेट्स नदी की उस पूरे इलाके में भी अपने आप को बढ़ा लिया था, ठीक है। अगर आप इस सेंस में देखो तो कोई मॉडर्न गवर्नमेंट की तरह कोई गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन चीज़ें कैसे चल रही थी, चीज़ें चल रही थी कंट्रोल से, एडमिनिस्ट्रेशन के। जो डाइवर्स सेट था ना टेरिटरीज का, ठीक है, लगभग 60 मिलियन से ज़्यादा लोग थे, और उस टाइम इन्होंने कैसे गवर्न करा, फिर अपने जो ऑफिसर्स थे उन्हें जॉब पे लगाया, ठीक है, उनसे उन्होंने पूरा टैक्स सिस्टम बहुत अच्छे से मतलब क्या किया, चलाया, और उससे उनकी चीज़ें हुई। अगर आप बात करो कि जो किनारे थे मेडिटेरियन सी के, कौन थे, कैर्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंथियोच, ये जो बिगेस्ट थे, ये जो अर्बन एरिया वाला इलाका था ना, इससे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स लेती थी। और उसके बाद जो कंट्री साइड यानी कि आसपास वाले इलाके थे, वहाँ के भी जो लोग थे बहुत ज़्यादा अमीर थे, किसके, रोमन एम्पायर के आसपास के इलाके की। तो ज़्यादातर जो काम होता था, ये जो अपर कास्ट वाले लोग होते थे ना, यही मदद करते थे एम्पायर की रूल करने में। लेकिन अगर आप बात करोगे तो अचानक से हम देखने को मिलता है कि ड्रामेटिक चेंज होता है हिस्ट्री में, और इटली के पास बहुत ज़्यादा पावर पहुँच जाती है। अब जो इटली के लोग हैं, ये अपना खुद का एक ग्रुप बना लेते हैं सीनेटर्स से अलग, यानी कि सीनेट तो अलग थी इनकी, ठीक है, और सीनेट से अलग ही अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि अपने ग्रुप को इतना आगे बढ़ाएं, ठीक है, जिससे कि सारी पावर इनके हाथ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि एक जो इनका राजा होता है गैलिनियस जो होता है, वो सीनेट के हाथ में से पावर ख़त्म कर देता है, मिलिट्री की कमांड करने की किसी भी तरह की सीनेट के हाथ में पावर नहीं रहती है, और एम्पायर का फॉल वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऐसे कंट्रोल करने के बाद। मतलब जो हमारी लेट सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना हम, उस टाइम पे, ठीक है। आप देखो फ्रांस में ऐसे एक्वेडक्ट्स बनवाए गए थे पानी के सप्लाई के लिए, ठीक है, बहुत बार बनवाए गए, ठीक है, जो कि आपको अभी भी रोमन एम्पायर की एक इमेज की तरह देखने को मिलेंगे। देखो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी तक तो इतना नहीं हुआ, लेकिन थर्ड सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी हिल चुका था, क्योंकि जो प्रोविंस था, सिटीजनशिप वाला जो तरीका था, वो इटली के लोगों को मिलने लगा था। अब से वो सिटीजनशिप बनने लगे थे, यानी कि सिटीजनशिप उन्हें मिलने लगी थी। अब आप देखोगे जो इटालियन लोगों के ओरिजिन के लोग थे, उन्होंने सेनेट को भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, यानी कि सेनेट में सबसे ज़्यादा इटली वर्ग के लोग आने लगे थे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो पूरा ओरिजिन था, वो पूरी जो मेजोरिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, और धीरे धीरे जो एम्पायर था फिर इटली वाला, इटली पे से लोगों का भरोसा उठने लगा, तो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। बाद में अगर आप बात करोगे जो स्पेन, अफ्रीका और ईस्ट वाले लोग हैं, ठीक है, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करवाना चाहा कि लाइक से उसका इटली का वो दबदबा कम करो, ऐसा करो। तो फिर बाद में एक प्रोविंस ऐसा आया, एक चीज़ें सेट करी गई कि अब एक सिटी के अंदर कोई दूसरी सिटी नहीं आ सकती थी, लेकिन एक सिटी के अंदर बहुत सारे गाँव आ सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करवाई गई जिससे कि रोमन एम्पायर को आगे चलाया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट एक बार स्टार्ट हो जाता है तो मुश्किल ही होता है उसे टैकल कर पाना। तो बाद में थर्ड सेंचुरी के बाद तो थोड़ा डिक्लाइन हो गया था वेस्ट वाला इलाका, यानी कि इटली इनसे अलग हो गया था। क्रूशियल एडवांटेज क्या था शहर में रहने का, ये था बेसिकली, ठीक है, एडवांटेज ये था कि अगर कभी अकाल पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो जितने भी व्यापारी लोग होते हैं ना, सबसे पहले खाना कहाँ पहुँचवाते हैं, शहरों में। जब शहरों में खाना पहुँच जाता है, उसके बाद वो गाँव में ट्रैवल करता है, खाना गाँव में पहुँचता है। भले ही वो गाँवों में उगा हुआ खाना हो, लेकिन अगर एक बार व्यापारी वर्ग ने खरीद लिया ना, तो खाना पहले इनके पास ही जाएगा। और ऑब्वियसली पहले ही इतना बड़ा एम्पायर था, तो ये एक साल का राशन ना पहले से ही इकट्ठा करके रखते थे। तो अगर अकाल आ गया, यानी कि यहाँ तो खेती तो सब बर्बाद होगी, तो वो एक साल का जो खाना बचा हुआ है ना, पहले शहरों में जाएगा, उसके बाद गाँव में जाएगा। इसलिए लोग गाँव में रहने की जगह शहरों में रहना पसंद करते थे, ठीक है, ये इनका बेसिकली फ़ायदा था। अगर आप डॉक्टर गैलन की बात करें, गैलन ऑन हाउ, तो बेसिकली यहाँ दे रखा है कि जो फेमाइन वगैरह जब प्रेवलेंट थी, यानी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही थी कि यहाँ के लोगों में कमज़ोरी आ गई थी आसपास वाले गाँव वाले इलाकों में, जिन्हें बहुत ही मतलब बीमारी वगैरह बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगा था। और जो सिटी के व्यापारी थे, जिनका काम होता था वहाँ से टैक्स कलेक्ट करना या फिर जो अपने सामान है वो सब चीज़ें कलेक्ट करना, तो वो नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आए और उन्होंने पूरी हार्वेस्ट होते हैं, इनकी कटाई होते ही वीट, बार्ली, बीन सब कुछ लेके वो कहाँ चले गए, पल्सेस वगैरह लेके लार्ज प्रपोर्शन में शहरों की तरफ चले गए, जो कि उनका प्रॉपर काम होता है। यानी कि स्टार्टिंग में इतना कुछ फ़ायदा उन्हें देखने को नहीं मिला। क्या नहीं मिला?
क्या मतलब फ़ायदा गाँव वाले लोगों को नहीं मिला। उन्हें क्या मिलता था, अनहेल्दी फूड मिलता था, ठीक है, सर्दियों में। और उन्हें क्या करना पड़ता था, जो खाने की चीज़ें नहीं भी होती ना, उन पौधों की जड़ें खा खा कर उन्हें काम चलाना पड़ता था, ठीक है। वो गैलोन ने लिखी है ऑन गुड एंड बैड डाइट इस टॉपिक पे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। रोमन एम्पायर का बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी इनके पास जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी लोगों को, वो था इनका ग्रेट बाथ, यानी कि पब्लिक बाथ। एक तरह से इनका सार्वजनिक एक जगह थी जहाँ पे सब लोग एक साथ नहाते वगैरह थे, ठीक है, मजे करते थे, एंजॉय का अम्यूज़मेंट पार्क था एक तरह का इनका। जबकि जब ईरान वाले रूलर ने इसे अपनाना चाहा, तब वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा, यानी कि वहाँ के धार्मिक लोगों ने मना कर दिया कि ये क्या अपमानित कर रहे हो तुम पानी को, और ये धार्मिक चीज़ है, तुम एक साथ ऐसे पब्लिक बाथिंग बना के इसे इतना वेस्ट नहीं कर सकते, और इसका मतलब तुम इसका असम्मान करोगे अगर तुम ऐसा करोगे तो। यानी कि ईरान के लोग ऐसा नहीं बना पाए, लेकिन रोमन का एक बहुत ही अच्छा फीचर था ये। अर्बन पॉपुलेशन के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया था। अगर आप इनके स्पेक्टेक्युलर में देखो, यानी कि इनके कैलेंडर की बात करी जा रही है, कि कैलेंडर में ये दिखाया गया है कि लगभग 176 डेज साल की ये मज़े करते थे, यानी कि इनकी छुट्टियाँ वगैरह इंक्लूड करके 176 डेज होती थी शहर के लोगों की छुट्टियाँ। गाँव के लोगों का तो इतना वो नहीं होता है, बट हाँ कैलेंडर में 176 दिन की छुट्टियाँ होती थी। देखो ये एम्पी थिएटर बनाया गया रोमन एम्पायर में, यानी कि अखाड़ा, जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में जो आज का स्विट्ज़रलैंड है उस जगह की बात हो रही है, जहाँ पे अलग अलग सोल्जर्स वगैरह अपने कर्तव्य दिखाते थे, मिलिट्री ड्रिल्स होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, इससे लोग इन्जॉय करते थे। अगर आप 3rd सेंचुरी की क्राइसिस की बात करोगे, 3rd सेंचुरी में जब ये सब कुछ खत्म होने वाला था, हमने देखा ना सारी चीज़ें आगे 3rd सेंचुरी पे स्टॉप हो जाती है। तो पहले और दूसरे सेंचुरीज़ में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉस्पेरिटी थी, इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ बहुत अच्छे से। लेकिन जो मेजर साइन था अंदर चीज़ें ख़राब होने का, वो 2230 के बाद से आपको दिखा, ठीक है। ईरान में भी एक नया और ज़्यादा एग्रेसिव डायनेस्टी आ चुकी थी, यानी कि दुश्मनों वाले इलाके में का भी सरकार पलट चुकी थी। अब ससानियंस आ गए थे, ठीक है। ससानियंस कौन थे? इन्होंने 15 साल तक अपना एक्सपेडिशन किया था, ठीक है, यूफ्रेट्स नदी के आसपास अपने आप को बढ़ाते रहे, ठीक है। इसके बाद ये फेमस इनकी जो एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, यानी कि जो इन्होंने पत्थर पर गड़वा रखा है, हमें वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पे 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है कि शाहपुर फर्स्ट, द ईरानियन रूलर जो था शाहपुर फर्स्ट, उसने रोमन आर्मी के लगभग 60,000 लोगों को मार दिया, ठीक है, उन्हें कैप्चर कर लिया, ठीक है। और फिर जो एंटियोच ईस्टर्न कैपिटल है ना, यानी कि ईस्ट की साइड जो उनकी कैपिटल थी एंटियोच पे भी कब्जा कर लिया है। अगर आप इसके साथ बात करें तो इसके बाद ये भी था कि जो जर्मनिक ट्राइब्स थे, यानी कि जो जर्मन के इलाके में आदिवासी थे, ये भी पहले रोम का इलाका था। उस इलाके में जितने भी ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज थी, यानी कि जितने भी जो लोग थे, फ्रैंक, गोथ्स, ये सब, इन सब पे भी क्या होने लगा, इन सब पे भी फ्रंटियर्स यानी कि युद्ध वगैरह होने लगे थे। रेन के और दान्यूब नदी के आसपास भी फ्रंटियर्स आने लगे थे, यानी कि युद्ध का माहौल बन चुका था। अगर आप इसके बाद बात करो कि 233 से लेकर 280 तक बहुत सारे रिपीटेड इन्वेंशन होते रहे, यानी कि ये बार बार आते रहे, ठीक है। कभी ब्लैक सी पे हमला करते, कभी साउथर्न जर्मनी पे हमला करते, यानी कि अब रोमन एम्पायर को बहुत सारे हमले झेलने पड़े थे। रोमन वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ देयर टेरिटरी बियॉन्ड द दान्यूब। उन्हें मतलब रोमन को ज़बरदस्ती ऐसा करना पड़ा कि उन्हें दान्यूब के जो इलाका था आसपास का, उन्हें वो छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने छोड़ तो दिया वो वाला इलाका, लेकिन स्टिल क्या थे, वो इन लोगों के, ईरान के लोगों को बर्बरियंस कहते थे, ठीक है। जब वो आए 3rd सेंचुरी में तो उन्होंने दिक्कत कर दी। अब आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे ये बर्बरियंस थे कौन, ठीक है। और ये जो ऑब्वियस सिम्टम थे, दिखाने लगे थे कि अब जो एम्पायर था वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि ये एरिया मतलब अब इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब हमने ये तो देख लिया कैसे उठा कैसे गिरा, लेकिन अब हम इनके एक एक कल्चर पे जाएंगे, एक एक इनकी क्वालिटीज़ पे जाएंगे कि वहाँ जेंडर के साथ क्या होता था, पढ़ाई लिखाई कैसी थी और यहाँ का कल्चर कैसा था। तो अगर आप जेंडर की बात करो तो रोमन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली ही थी, यानी कि एक ही फैमिली होती थी जिसमें कि जो अडल्ट सन था वो फैमिली के साथ नहीं रहता था, ठीक है। अडल्ट सन एक्सेप्शनल फॉर अडल्ट ब्रदर, कभी कभी जो अडल्ट ब्रदर होते थे वो एक कॉमन हाउस होल्ड शेयर कर लेते थे, लेकिन स्टिल न्यूक्लियर फैमिली ही थी इनकी, ठीक है। स्लेव्स को फैमिली के अंदर इंक्लूड किया जाता था। और लेट रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो टिपिकली जो फैमिली वगैरह थी, टिपिकल फॉर्म ऑफ द मैरिज वॉज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू, मतलब जो इकोनॉमिकल जो पावर थी वो वाइफ हस्बैंड को नहीं देती थी, यानी कि ऐसा नहीं होता था कि अगर वाइफ की प्रॉपर्टी है तो वो हस्बैंड की भी तो हो गई, नहीं, दोनों वाइफ और हस्बैंड को एक सेपरेट आइडेंटिटी माना जाता था। किसमें? इकोनॉमिकली जोन में अगर हम देखा जाए तो दोनों एक ही आइडेंटिटी नहीं थी, ठीक है। इनमें क्या था, बेसिकली जो हस्बैंड था उसे डाउरी का अधिकार था, यानी कि जब शादी होगी तो हस्बैंड को गिफ्ट दिए जाएंगे, एज अ दहेज दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो लड़की थी उसका अधिकार पापा की प्रॉपर्टी पे होता था, ठीक है। पापा की प्रॉपर्टी पर लड़की का अधिकार होता था। जैसे ही पापा की डेथ हो जाती थी तो लड़की को लीगली उनकी प्रॉपर्टी मिल जाती थी, ठीक है। वहीं लीगल राइट जो थे वो सारे लड़की के पास ही थे।
और मैरिड कपल्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल एंटिटी एक नहीं था, हम बता चुके हैं। डाइवोर्स की अगर हम बात करें तो चाहे लड़का चाहे या फिर लड़की चाहे, दोनों ही डाइवोर्स दे सकते थे। बस एक दूसरे को रीज़न दे के इन्फॉर्म करना होता था कि हम डाइवोर्स चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वुमेन्स थी उनकी शादी होती थी टीन्स में, यानी कि 13 से लेके 19 के एज में होती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनकी शादी काफ़ी लेट होती थी, ठीक है। अब ये जो एज गैप था, उनकी शादी होती थी 20 से लेके 30 के बीच में। अब ये वाला जो गैप हुआ 21, 22 से लेके अब इनके 30 के बीच में हो रही है, तो जो 10-15 साल का जो गैप आया है बीच में, ये इस गैप की वजह से क्या होता था, हस्बैंड कभी कभी डोमिनेट करता था और हस्बैंड वाइफ्स को ज़्यादातर मारते थे। और वाइफ्स के को एक दूसरे को, इनकी औरतों का एक दूसरे में क्या दिखाना, अपने वो मार्क्स दिखाना कि मेरे पति ने मुझे मारा, बहुत ही कॉमन था और ये दिखाए जाते थे। ऐसे ही एक राइटर है सेंट ऑगस्टिन, ठीक है, वो लिखते हैं अपने उसमें, उन्होंने कैथोलिक चर्च को बाद में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। वो लिखते हैं कि मेरी मम्मी भी पहले क्या करती थी, मतलब वो भी अपने मार्क दिखाती थी कि जब पापा उन्हें मारते थे, ठीक है। तो फादर वगैरह ऐसे लीगली राइट दिखाते थे, और फादर को इतना भी राइट होता था कि अगर वो किसी बच्चे को नहीं चाहते हैं पैदा करना या पैदा करने के बाद उसे ज़िंदा रखना, तो इतनी भी उसके पास पावर होती थी कि वो उसे ठंडी भरी ठंड में छोड़ के आ सकता था बनने के लिए, कोई इशू नहीं था उसके ऊपर, ठीक है। तो इतना भी हस्बैंड के पास पावर थी। और वुमेन को राइट किसके थे, प्रॉपर्टी के प्रॉपर राइट थे। अगर आप लिटरेसी की बात करो तो एक कैजुअल लिटरेसी थी। कैजुअल लिटरेसी क्या होती है, जिसमें कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन वो कोई एक लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आराम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके थे। अगर आप पंपी जगह की बात करो तो वहाँ पे हमें मिली हैं कुछ वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में से दबी हुई कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कैजुअल लिटरेसी थी, यानी कि नॉर्मली लोग पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। अगर आप पॉम्पे की स्ट्रीट्स की बात करो तो गली में आपको दिखेगा कि एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे थे लिखे हुए, ठीक है। उसके अलावा शहर के चारों तरफ चीज़ें लिख लिख कर काफ़ी ज़्यादा लिखी गई थी, यानी कि इसका मतलब ये है कि लोग पढ़ पाते थे तभी तो लिखी गई थी, खुद ही थोड़ी ना कोई लिखेगा, ठीक है। जबकि कंट्रास्ट बात करो तो इजिप्ट में क्या था, इजिप्ट में कई सौ लोग क्या थे, हंड्रेड्स ऑफ पेपायरस सर्वाइव, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ पेपायरस थे। मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी मिले हैं वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं प्रोफेशनल लोगों के द्वारा लिखे हुए, ठीक है। दे ऑफन टेल अस दैट एक्स और वाई इज अनेबल टू रीड एंड राइट, जिसमें कि हमें पता चलता है कि उसमें लिखा हुआ होता था कि ये और ये पढ़ना नहीं जानते, ये और ये पढ़ना नहीं जानते, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे हमें चीज़ जगह मिली है जिससे हमें ये सब पता चलता है। अगर आप कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करो तो लिटरेसी का क्या हुआ, यहाँ पे भी लिटरेसी सर्टेनली बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होगी, तभी वो लिखे गए हैं। सोल्जर्स में आर्मी के लोगों के पास, और एस्टेट मैनेजर्स यानी कि जो सेनेट लोग होते थे, ये तो कम से कम पढ़े लिखे होंगे ही। अगर आप उसके बाद बात करो कल्चर डाइवर्सिटी की, तो जो एम्पायर था उसमें बेसिकली काफ़ी लेवल्स पे क्या थे, बहुत सारे तरीके थे डाइवर्सिटी के, कल्चर्स के। बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता था, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बहुत सारे तरह के ड्रेसेस थे, कॉस्ट्यूम थे, बहुत सारा तरह का खाना खाया जाता था, बहुत सारे लोगों के ग्रुप थे, कोई ट्राइबल यानी कि आदिवासी, कोई गैर आदिवासी, ये सब चीज़ें। पैटर्न भी सेटलमेंट के अलग अलग थे, यानी कि रहने का तरीका सबका अलग अलग था। अगर आप अरमाइक की बात करो, अरमाइक वाला जो इलाका है वहाँ पे, तो अरमाइक वाला जो इलाका था वो डोमिनेट किससे था, जो नॉर्थ मतलब जो नियरेस्ट वाला इलाका आप बात कर सकते हो, यो यूफ्रेट्स नदी के पास वाला था, वो उसमें कॉप्टिक बोली जाती थी इजिप्ट और प्यूनिक वाले इलाके में, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में। सेल्टिक बोली जाती थी स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में। ये जो लिंग्विस्टिक कल्चर थे बहुत ही ज़्यादा ओरल थे, यानी कि ज़्यादातर की स्क्रिप्ट नहीं थे, ज़्यादातर की लिपि नहीं थी लिखने के लिए, बट बोली अलग भाषा जाती थी, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो तो कुछ के स्क्रिप्ट बने और कुछ के स्क्रिप्ट नहीं भी बन पाए। अगर आप देखो, एक आर्मेनिया भाषा की बात करी जा रही है कि उसे लिखने वाली जो लिपि थी वो तैयार हुई है लगभग 5th सेंचुरी के बाद में, जबकि ऑलरेडी कॉप्टिक भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन हो चुका था, यानी कि कॉप्टिक भाषा को लिखना सीख चुके थे लोग, वो वाइड स्प्रेड हो चुका था। लेकिन जो स्प्रेड ऑफ लेटिन भाषा थी, लेटिन भाषा के जन्मते ही और उसका फैलाव होते ही जो काफ़ी सारी भाषाएं थी आसपास वाली, वो धीरे धीरे खत्म हो गई और उन्हें लिखने का पैटर्न भी खत्म हो गया। सेम इस तरह से जैसे आप सब लोग इंग्लिश लिखते हैं, तो अब आप हिंदी की बात करो, पंजाबी की बात करो, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो भाषाएं डिग्रेड होने लग जाएंगी और फिर लोग अपनी रीजनल भाषाओं में लिखना भूल जाएंगे या फिर उन्हें वैल्यू नहीं करेंगे, जो आज भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही हुआ कि जैसे ही लेटिन भाषा बढ़ी तो एकदम से क्या हुआ कि ये सारी जो बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू जो है कम हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे किस तरह से इकोनॉमिक एक्सपांशन हुआ। ये आपको एक फोटोग्राफ दे रखी है जिसमें ये राजा है मौसिक और एडेसा का, जिसमें कि अपनी वाइफ्स और उनकी फैमिली के साथ वो है, ठीक है। ये जो दीवारें हैं, दीवारें पे आपको बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे और आपको कैप्शन लिखा हुआ मिलेगा कि ये दीवारें क्या बोर नहीं हो जाती अपने ऊपर इतना सारा कंटेंट रखे हुए, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट छपा हुआ होता था, ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और हमारा आधा चैप्टर भी, और हम सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं,
ठीक। और इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो या फिर किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, स्टे हेल्दी, बाय बाय।